नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर आपका स्वागत है डॉक्टर निगम्स होम्योपैथी चैनल में। मुझे उम्मीद है और ऐसा मुझे दिख भी रहा है कि आप लोग को इस चैनल में दी हुई मेडिकल नॉलेज काफ़ी पसंद आ रही है। आपको ये भी अच्छा लग रहा है कि मैं सही और गलत होम्योपैथी के बारे में आपको बताता रहता हूँ। आज हम लोग एक बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जो इंक्रीजिंगली पूरी दुनिया में बढ़ रही है। इसको चाइल्डहुड एक्जिमा कहा जाता है, इसको क्रेडल कैप भी कहा जाता है, इसको डॉक्टरी की भाषा में एटोपिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। देखिए, एटोपिक डर्मेटाइटिस एक आनुवांशिक डिजीज है, मगर इन्वायरमेंटल फैक्टर उसमें आईजीई को बढ़ाने का काम करते हैं, और आईजीई जब बॉडी के खून के अंदर बढ़ जाता है तो एक ऑल्टर्ड रिस्पॉन्स स्किन पे आने लग जाता है और स्किन में एक्जिमा आ जाता है। ये एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन है। ऐसा भी देखा गया है कि जिन लोगों को एटोपिक डर्मेटाइटिस होती है उन लोगों को साथ ही साथ या तो उसी समय या जवानी के दिनों में या यूथ में या एडोलेसेंस में एस्थमा होने के चांसेस रहते हैं। इसको एडी एस्थमा सिंड्रोम यानी कि एटोपिक डर्मेटाइटिस एंड एस्थमा सिंड्रोम कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये एडी सिंड्रोम है क्या। एक्चुअली में जो एडी सिंड्रोम है ये पैदा होने से लेकर के पहले साल के भीतर ही स्किन पे बच्चों के एक्जिमा आने लग जाता है, और इसके फ्लेयर अप बीच बीच में कॉमन होते हैं, जो बच्चों को तो सताते ही सताते हैं, साथ ही साथ पेरेंट्स के लिए भी एक बड़ी मुश्किल क्रिएट कर देते हैं कि आखिर वो करें क्या। ऐसा देखा गया है कि जिन बच्चों को एटोपिक डर्मेटाइटिस होती है उनकी फैमिली में या तो एस्थमा की या एलर्जिक डिजीजेस की हिस्ट्री होती है। ये भी पाया गया है कि जिन बच्चों को एटोपिक डर्मेटाइटिस रहती है उनमें से लगभग 37% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फूड एलर्जी भी होती है, और ये फूड एलर्जी जो होती है ये बहुत माइल्ड से लेकर के बहुत सीवियर हो सकती है, और उसकी वजह से एटोपिक डर्मेटाइटिस यानी कि चाइल्डहुड एक्जिमा की सीवियरिटी और बढ़ जाती है। इसलिए मेरा एडवाइस हमारे मरीजों को ये रहता है कि जिनके बच्चों को चाइल्डहुड एक्जिमा हो उनको स्पेशली नट्स जैसे मूंगफली, तिल और फिश और एग ना दें। पीनट एलर्जी एक बहुत कॉमन एलर्जी है जो कि एटोपिक डर्मेटाइटिस के साथ पाई जाती है। एग्स की एलर्जी भी बहुत कॉमनली एटोपिक डर्मेटाइटिस के साथ पाई जाती है। एटोपिक डर्मेटाइटिस को आप कैसे चेक कर सकते हैं? इसको चेक करने का तरीका ये है कि ब्लड में अगर आईजीई इम्यूनोग्लोबिन ई की वैल्यू टेस्ट कराई जाए तो वो ज़्यादा निकलती है। अगर आईजीई की वैल्यू 1000 से कम है तो इसको माइल्ड टू मॉडरेट एटोपिक डर्मेटाइटिस कहा जाता है, और 1000 से ज़्यादा है तो इसको सीवियर एटोपिक डर्मेटाइटिस कहा जाता है। मैं 5 ऐसे एलर्जेंस बता रहा हूँ जो कि अगर किसी बच्चे को एटोपिक डर्मेटाइटिस हो तो उसको आप खाने में मत दीजिए। पहला है एग यानी कि अंडा, दूसरा है मिल्क यानी कि दूध, तीसरा है पीनट यानी कि मूंगफली, चौथा है सोया यानी कि सोयाबीन या सोया के बने हुए प्रोडक्ट्स, और पांचवा है सरप्राइजिंगली गेहूं, व्हीट एलर्जी इंडिया में बहुत कॉमन है। लगभग 60% लोग ऐसे पाए जाएंगे एटोपिक डर्मेटाइटिस में जिनको की व्हीट एलर्जी होगी। और ये एटोपिक डर्मेटाइटिस जो होती है ये कैसे दिखती है, इसको आप कैसे पहचान सकते हैं? अगर बच्चे के एक्जिमा है और एक्जिमा अगर उसके स्कैल्प पे है, उसके कान के पीछे है, उसके नाक के फोल्ड्स पे है, अगर जिसको हम लोग एल्बो का फोल्ड कहते हैं उस पे है, और नी के पीछे जिसको कि हम लोग पॉप्लिटियल फोल्ड कहते हैं अगर उसमें है, तो ये एटोपिक डर्मेटाइटिस की तरफ इशारा करता है। एटोपिक डर्मेटाइटिस में कभी कभी फ्लेयर अप आ जाता है, और जब फ्लेयर अप आ जाता है तो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, उनको इचिंग होती है। पिछले 2 दशकों में ऐसा पाया गया है कि लगभग 40% इंक्रीज एटोपिक डर्मेटाइटिस में हुआ है। एटोपिक डर्मेटाइटिस 60% केसेस में पहले ईयर में ही शुरू हो जाती है, और बाकी के 30 से 40% लोगों में पैदाइश के चौथे साल के बाद शुरू हो जाती है। केवल 1/3 बच्चे एटोपिक डर्मेटाइटिस के अपने बचपन में ही ठीक हो पाते हैं, बाकी लोगों को बड़े में भी एलर्जीज का, सांस की बीमारी का और एक्जिमा की परेशानी बनी रहती है। जिन लोगों को एटोपिक डर्मेटाइटिस हो उनको सोप वो यूज़ करने चाहिए जो पैराबीन और सल्फेट फ्री हो। ऐसे सोप सिटाफिल के बहुत अच्छे होते हैं। उनकी स्किन चूँकि ड्राई होती है तो उनको सिटाफिल का पैराबीन फ्री और सल्फेट फ्री लोशन भी लगाना चाहिए एज मॉइस्चराइज़र।
उनको वुलन कपड़ों से बचना चाहिए, क्योंकि वुलन कपड़े बहुत तेजी से उनकी खुजली को बढ़ाते हैं। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये एटोपी जो उमस होती है उसमें बहुत बढ़ती है, बहुत ज़्यादा पसीने से बढ़ती है, इसलिए अच्छे पाउडर का भी इस्तेमाल करना चाहिए। ह्यूमिडिटी से बचने के लिए एसी एक बहुत बढ़िया चीज़ होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप ऐसी होम्योपैथी की दवाएं लें जो ह्यूमिडिटी से आपको एलर्जी से बचाए। ह्यूमिडिटी आपको उन कमरों में भी मिलती है जिन कमरों में सीलन होती है, तो सीलन वाले कमरों से बचें, वुलन कपड़ों से बचें, सूती कपड़े पहने, पैराबीन फ्री और सल्फेट फ्री सोप्स को यूज़ करें, पैराबीन फ्री और सल्फेट फ्री मॉइस्चराइजर्स को यूज़ करें। एटोपिक डर्मेटाइटिस में कभी कभी रैश के साथ इतनी खुजली होती है कि बच्चे उसको खुजला खुजला करके खून निकाल लेते हैं, साथ ही उनको जलन होने लग जाती है। ऐसा भी देखा जाता है कि एटोपिक डर्मेटाइटिस के साथ सांस की बीमारी बच्चों में पाई जाती है, और अगर सांस की बीमारी नहीं पाई जा रही है तो बच्चों में जुकाम, नाक बहने की, छींकों की परेशानी होती है। तो अब बात ये आती है कि क्या एटोपिक डर्मेटाइटिस को होम्योपैथी से ठीक करा जा सकता है? बिल्कुल ठीक करा जा सकता है। मैं आपको बताऊं, एलोपैथी में एटोपिक डर्मेटाइटिस का जो कॉमन इलाज बताया गया है वो ये है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स देना जिनके की साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, एंटी इच मेडिसिन देना जिनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इन्फेक्शन हो जाने पे एंटीबायोटिक देना। एंटीबायोटिक प्रोलॉन्ग यूज़ होता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, और कभी कभी एंटीबायोटिक्स के एक्सेसिव और इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ की वजह से जो एंटीबायोटिक की सेंसिटिविटी होती है वो बढ़ जाती है, तो एंटीबायोटिक्स काम करना बंद भी कर देते हैं। स्टेरॉयड का यूज़ एटोपिक डर्मेटाइटिस में एलोपैथी में बहुत ज़्यादा किया जाता है। स्टेरॉयड का यूज़ और एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज़ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर एंटीबायोटिक का ओवर यूज़ करा जाता है तो उसकी वजह से MRSA वेरिएंट्स बढ़ जाते हैं और कॉमन एंटीबायोटिक्स फेल कर जाते हैं, हायर एंटीबायोटिक्स पे जाना पड़ता है, जिसका कि बहुत ही बुरा साइड इफेक्ट होता है। स्टेरॉयड की जहाँ तक बात आती है तो स्टेरॉयड यूज़ करने से बड़ी प्रॉब्लमें आती हैं। स्टेरॉयड की वजह से होता क्या है कि जो स्किन होती है वो पतली होने लग जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस है वो सप्रेस हो जाती है, HPA एक्सिस सप्रेस हो जाती है, इम्यूनिटी हिट ले लेती है, बच्चों में ग्रोथ रिटार्डेशन होने लगती है, कैटरैक्ट का रिस्क बढ़ जाता है, ग्लूकोमा का रिस्क बढ़ जाता है, कुशिंग सिंड्रोम का रिस्क बढ़ जाता है अगर एक्सेसिव स्टेरॉयड थेरेपी चले तो। स्किन जो होती है पतली हो जाती है क्योंकि उसका कोलेजन खत्म होने लग जाता है, स्किन में स्ट्राया पड़ जाते हैं, लकीरें ऐसी पड़ जाती हैं जो कि बहुत देखने में खराब लगने लगती हैं, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस बढ़ने लग जाती है, और पेशेंट का अक्सर अगर उसको ओरल स्टेरॉयड बहुत ज़्यादा दिए जा रहे हैं तो उसको स्टेरॉयड साइकोसिस हो जाती है, उसका बिहेवियर में चेंज आने लग जाता है। तो इतनी सारी लिमिटेशंस हैं जो कि एलोपैथी में हैं रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ एटोपिक डर्मेटाइटिस। यहाँ पे होम्योपैथी का काम शुरू होता है। मैं आपको बताऊं, होम्योपैथी अगर संयम से करी जाए, अच्छे डॉक्टर के पास जाके करी जाए, तो होम्योपैथी एक बहुत बढ़िया इलाज है जिससे कि आप होम्योपैथी के द्वारा इस प्रॉब्लम को परमानेंटली ख़त्म कर सकते हैं। टाइम लगता है, संयम लगता है, लेकिन ये प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और मैं आपको बताऊं, अगर किसी को नट्स की एलर्जी है, मिल्क की एलर्जी है, व्हीट की एलर्जी है, तो वो भी होम्योपैथी से ख़त्म करी जा सकती है। जो होम्योपैथी में स्ट्रैटेजी होती है उसको अलग अलग तरीके से हम लोग मैनेज करते हैं। इनिशियली जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसकी स्किन से रिलेटेड दवाएं देते हैं। जब उसकी स्किन क्लियर होने लग जाती है तो हम ये देखते हैं कि उसके जो फ्लेयर अप्स होते हैं वो धीमे धीमे कम होने लग जाते हैं और उनकी सीवियरिटी भी कम होने लग जाती है। फिर बात आती है टोटलिटी बेस्ड, एक जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं, उसको करने की। उसको करने के बाद पेशेंट जो है वो प्रोलॉन्ग्ड रिलीफ पाने लग जाता है, और ऐसे कम से कम 80% केसेस होते हैं जिनकी ये प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाती है। कुछ दवाएं मैं आपको बता रहा हूं जो कि इन केसेस में, एटोपिक डर्मेटाइटिस के केसेस में बहुत हेल्पफुल हैं। उनमें नंबर 1 जो दवा आती है वो है ग्राफाइटिस, नंबर 2 पे पेट्रोलियम, फिर सल्फर कैलकेरिया लाइकोपोडियम, आर्सेनिक एल्बम, मर्कसॉल, सलेशिया, सीपिया, थुजा, सोराइनम, मेडोराइनम एंड ट्यूबरकुलाइनम। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि एटोपिक डर्मेटाइटिस का इलाज होम्योपैथी से कृपया किताब पढ़ करके मत करें। एक हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाएं, उससे आप होम्योपैथी में
एटोपिक डर्मेटाइटिस का इलाज कराएं। अक्सर ऐसा होगा कि सल्फर कोई डॉक्टर एटोपिक डर्मेटाइटिस में देगा, आप कृपा करके उस डॉक्टर से हम्बली ये कहिए कि सल्फर हमारे बच्चे को मत दें। सल्फर देने से होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा एग्रीवेशन एटोपिक डर्मेटाइटिस में आ जाता है। और अगर सल्फर ही दवा निकल करके आ रही है तो जो दवा सबसे बढ़िया काम करती है वो कैलकेरिया सल्फ। कैलकेरिया सल्फ ही एक ऐसी दवा है जो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि आप एज होम रेमेडी ट्राई करें। इसके अलावा कोई भी होम्योपैथी की दवा बिना होम्योपैथिक प्रोफेशनल के हेल्प के आप यूज़ ना करें। ऊपर से लगाने के लिए होम्योपैथी में कोई बहुत बढ़िया दवाएं नहीं आती हैं, इसलिए स्किन पे लगाने के लिए जो मॉइस्चराइज़र यूज़ करें वो पैराबिन फ्री, सल्फर फ्री मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, वैसे ही सोप यूज़ करें। तो दोस्तों ये एक इन डेप्थ वीडियो था एटोपिक डर्मेटाइटिस के लिए। मैं आपसे गुजारिश एक बार फिर करूंगा, बच्चे को एटोपिक डर्मेटाइटिस हो उसको किसी होम्योपैथ के पास ले जाएं, अच्छे होम्योपैथ द्वारा इसका इलाज कराएं। मुझे आशा है कि आपका बच्चा ठीक होगा। नमस्कार, धन्यवाद।